हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे हो। आज हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में और मध्यकालीन भारत के पूर्व का काल क्या था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? गुप्त काल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण राजवंश और राजाओं को देखा, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, या जैसे कि महत्वपूर्ण राजा। और गुप्त वंश के जो है अभिलेखों के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त के अभिलेखों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, है ना? अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जुड़ जाइए आज के क्लास में। और आज हम लोगों का प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होगा। ठीक है। तो ये एक खुशी की बात है कि हम लोगों ने कुछ ही लेक्चर में क्या कर लिया, प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा प्राचीन भारत के इतिहास का, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री का। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या देखेंगे? मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में। ठीक। तो बिना किसी देरी के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसा कि हर लेक्चर में मैं कहती हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी आपको क्लास डाला जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। करना क्या है इसके लिए? इस नंबर पे आप मुझे एक मैसेज दे सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है क्लास से रिलेटेड वो ले सकते हैं। ठीक है। और क्लास हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप मैसेज करके जो भी इंफॉर्मेशन क्लास से रिलेटेड लेनी है ले सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में क्लासेस चलाए जाते हैं, तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है। नंबर है 7408472680। ठीक है। और क्लास से रिलेटेड ही नहीं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है आपको, तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल के बारे में। ठीक है। यानी कि गुप्त काल के बाद का टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे, और मध्यकालीन भारत के पहले का समय हम लोग देखेंगे। ठीक है। दोनों को हम लोग आज देखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले देखा जाए गुप्तोत्तर काल में, तो कौन आता है सबसे पहले? पुष्यभूति वंश। ठीक है। पुष्यभूति वंश। और राजधानी क्या है पुष्यभूति वंश की? थानेश्वर, यानी कि हरियाणा, आज का हरियाणा। ठीक। संस्थापक कर्ता कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है। संस्थापक कर्ता कौन? प्रभाकर वर्धन। ठीक। अब क्या कह रहा है कि प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन थे। ठीक है। हर्षवर्धन का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, है ना? तो क्या कौन कौन था? राजवर्धन और हंसवर्धन। ठीक है। दो उनके बेटे थे। ठीक। और उनकी एक पुत्री थी, कौन? राजश्री। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के साथ राजा से हो गया। ठीक है। यानी कि अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिए? वो कन्नौज के मौखरी वंश के राजा से कर दिए। ठीक। आगे क्या कह रहा है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 604 ईस्वी में हो गई, जिसके बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र राजवर्धन उत्तराधिकारी बना। यानी कि पिता की मृत्यु हुई तो जाहिर सी बात है भाई, कौन राजा बनेगा? उनका बड़ा बेटा। और इस वंश के शासकों ने क्या किया? सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है। किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि। और कौन महाराजा धीराज की उपाधि लिया था?
गुप्त काल में? ध्यान आ रहा है? कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्रभाकर वर्धन ने भी क्या की, ये उपाधि ली, और इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी यशोमती क्या हो गई, इन्हीं के साथ सती हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोमती था, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है तो आप मेरे बात से रिलेट कर रहे होंगे, है ना। तो क्या है भाई, पिता कौन, प्रभाकर वर्धन, माता कौन, यशोमती, और जाति क्या थी इनकी, वैश्य थी, ठीक है, वैश्य। और मतलब किसके अनुसार वैश्य हम कहेंगे, तो हेन सांग जो है, क्योंकि वो हर्षवर्धन के समय ही आया था, है ना। ह से हेनशांग, ह से हर्षवर्धन। अगर याद करने के लिए आता है तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो याद कर ले जाएंगे, ठीक है। चीजों को रिलेट करके याद करिए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, शासन वर्ष, कि हर्षवर्धन ने कब से कब तक शासन किया, तो 606 से 647 ईस्वी तक, यानी कि लगभग कितने साल, 41 वर्ष तक क्या किया, शासन किया, ठीक है। अब इसकी राजधानी क्या थी, तो थानेश्वरी थी, और बाद में इसने क्या किया, कन्नौज कर लिया अपनी राजधानी, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ठीक है, कि इनकी बहन की जो शादी वादी हुई थी, उसके पति को किसी ने मार दिया था, और मार करके, मतलब शशांक नाम का राजा था, वो क्या किया था, मार करके इनकी बहन को बंदी बना लिया था। और बाद में होता क्या है कि अपनी बहन को छुड़ाने ये जाते हैं और छुड़ा कर लाते हैं, तो अब उनका राज सिंहासन कौन संभाले, तो सबको मर्ज करके ये अपनी राजधानी बाद में कन्नौज बना लेते हैं, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट करके हम ये स्टोरी सुनाए हैं, है स्टोरी बहुत लॉन्ग, है ना। अब ये स्टोरी हम सुनाते कब हैं, जब लोग जो है मेंस वगैरह का एग्जाम देने के लिए पढ़ते हैं, तो उस समय जो है बहुत डिटेल में बताया जाता है, ताकि आप उस चीज को रिलेट कर सकें और अपने आंसर को इनहेंस कर सकें। अभी हम लोग केवल प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो बस वही चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या कह रहा है, कि 16 वर्ष की अवस्था में अत्यंत विषम परिस्थितियों में वो क्या अपने राजा बने। क्यों? क्योंकि पिता की भी मृत्यु हो गई थी, भाई की भी मृत्यु हो गई थी, है ना। फिर बहन को भी बंदी बना लिया गया था, तो बहुत ही विकट परिस्थिति थी उनके सामने। और देखा जाए कि जिसके जीवन में जितनी विकट परिस्थितियां आती हैं वो उतना ही निखर के आता है ना। इसीलिए ये क्या है, एक महान शासक हुए थे, है ना। तो क्या कह रहा है कि हुड़ों का आक्रमण का भी खतरा था उसी समय, पिता की मृत्यु हो गई। फिर बंगाल के शासक जो था शशांक ने क्या किया, इसके बहनोई ग्रह वर्मा को हत्या कर दी, और बहन को क्या किया, बंदी बना लिया, हम बताए अभी। इसके बाद क्या कह रहा है, कि अपनी बहन को वो क्या किया, उसी कैद से आजाद कराया, ठीक है, यानी कि छुड़ा लिया। फिर क्या किया, मौखरी वंश के आग्रह करने पर उसको अपने राज्य में मिला लिया, बताए है ना अभी। फिर क्या किया, अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया, कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी, ठीक है। राजधानी बनाने का मेन उद्देश्य होता है कि उस एरिया को आप कंट्रोल कर सके अपने क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। अब आगे क्या है हमारा, तो कह रहा है कि एक राजवर्धन शशांक से युद्ध करते हुए क्या हुआ, मारा गया, ठीक है, यानी कि जो पहला उसका जो भाई था, वो शशांक से युद्ध करते हुए क्या हुआ था, मारा गया था, ठीक है। अब राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन को राजा बना, और उसने क्या किया, निम्न काम किए, यानी क्या क्या काम किया था वो, ठीक है, क्या क्या किया, तो अपनी बहन को छुड़ाया, मौखरी वंश के आग्रह पे क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया, और राजधानी बना लिया, ठीक है, ये तो हम लोग बताएंगे। हम लोग क्या बताएं कि कौन कौन से उसके सामने जो है सिचुएशन आई, और उस सिचुएशन को वो कैसे निपटा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रारंभ में ये शिव का उपासक था, यानी कि शैव धर्म को मानने वाला था, और बाद में ये क्या किया, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में ये शैव धर्म का उपासक था, बाद में इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक। आगे, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में
प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि हर्षवर्धन क्या मतलब इसकी क्या क्या चीजें थी जो उसने किया था। ठीक है, तो क्या किया था कि प्रत्येक 5 वर्ष में वो क्या करता था, प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। और चीनी यात्री जो हेशांग था वो इसी के दरबार में आया था, ये तो हम पहले भी बताए हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन महा विद्वान था और इसने 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि बाण भट्ट जो है किसके दरबारी कवि, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक, और इन्होंने क्या किया है, 2 पुस्तक लिखी है, ना कादम्बरी और हर्ष चरित्र। ठीक है, बाण भट्ट ने क्या लिखा है, हर्ष चरित्र, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि उसके जीवन काल में क्या क्या चीजें थी उसके बारे में बताता है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे। अब क्या कह रहे हैं, हेन शांग के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए हम लोग। हेन शांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह क्या किया था, भारत में 16 वर्ष तक रहा है। ठीक है, कब तक रहा था, 16 वर्ष तक रहा था। और इसके यात्रा वृतांत में सियुकी को इसके मित्र वेली ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, सियुकी को मित्र वेली ने लिखा था। ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे मौखरी वंश, जिसको इसने क्या किया था, मिला लिया था। ठीक है, तो उसको भी पढ़ना जरूरी है हम लोगों को। हाँ, चलिए, तो अब जो है मौखरी वंश के बारे में हम लोग पढ़ ले। तो सबसे पहले जो है ईशान वर्मा। ठीक, यह क्या था, इस वंश का प्रथम शक्तिशाली और महानतम शासक था। और इसने भी क्या ली थी, महाराजा धीराज की उपाधि। तो देखा जाए इस समय तक महाराजा धीराज की जो उपाधि थी वो सबसे प्रचलित हो गई है ना, इसलिए सारे के सारे वही उपाधि ले रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, सर्ववर्मा। अब देखिए मौखरी वंश में जितने भी राजा हैं उनके सारों के नाम के आगे क्या लिखा है, वर्मा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है किसी चीज को याद करने। ठीक, चलिए, तो अब कौन है, सर्ववर्मा है। ये मौखरी वंश का दूसरा सबसे महानतम शासक था और इसने भी महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है, उसके बाद आ गए अवंती वर्मा। यह मौखरी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक। ठीक, सबसे शक्तिशाली शासक कौन, अवंती वर्मा। ठीक है, इसके बाद आ गए हम ग्रह वर्मा के बारे में। ये मौखरी वंश का सबसे अंतिम शासक था और धरणी बंध, पृथ्वी को बांधने वाला इसको कहा जाता था। ठीक है, इस उपाधि से इसको जाना जाता था क्योंकि सबसे ज्यादा राज्य का यानी कि साम्राज्य का विस्तार इसी के समय हुआ था। ठीक है, ग्रह वर्मा के समय। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का गुप्तोत्तर काल खत्म हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। ठीक है, कि मतलब उसके जो है पहले की जो भी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो है मध्यकालीन भारत अच्छे से शुरू करेंगे। ठीक, तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। तो मध्यकालीन भारत, तो देखा जाए तो 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग इसको। कैसे, कि सबसे पहले पूर्व मध्यकाल, ठीक, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर है आपका मुगल साम्राज्य और फिर है सूर साम्राज्य। ठीक है, 4 कैटेगरी में बांटेंगे हम लोग। ठीक, कौन कौन सा, पूर्व मध्यकाल जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में और सूर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, क्योंकि सूर साम्राज्य को ही मुगल साम्राज्य का एक पार्ट कहा जाता है ना। चलिए, अब अच्छे से और हम लोग डायग्राम देखें तो क्या है इसमें, देखिए माफ कीजिएगा। अरबी आक्रमण, सबसे पहले क्या हुआ था, अरबी आक्रमण हुआ था। और किया कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम।
ठीक है, अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले अरबों का आक्रमण कौन किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ही किया था। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। फिर क्या कह रहा है कि तुर्की आक्रमण हुआ जिसमें मोहम्मद, सॉरी माफ कीजिएगा, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन थे। तो गुलाम वंश 1206 से 90 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 से 1450 और लोधी वंश 1451 से 1526। क्योंकि इसी के बाद जो है बाबर आता है और पानीपत का युद्ध होता है, इब्राहिम लोधी मारा जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है ना। तो अब देखा जाए कि मुगलों में कौन कौन था। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, लाइन बाय लाइन आए थे ये लोग। इसी के बीच में जो है सूर साम्राज्य भी आता है अपना, तो वो लोग हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। और वहीं से हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू भी होगा। ठीक है, तो हम लोग मजेदार टॉपिक आएगा कल और भी, और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत भी पढ़ेंगे, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कैटेगरी में, पूर्व मध्य काल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं हम। देखिए, ये कैटेगरी बांटे हैं 4 कैटेगरी, जिसमें से हम लोग ये वाली कैटेगरी इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मध्यकालीन भारत के पहले का समय है कि क्या क्या चीजें हुई थी उसको जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद से हमारा मध्यकालीन भारत असली शुरू होगा नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक, क्लियर। चल, तो सबसे पहले जो है पूर्व मध्यकाल को जानने का स्रोत क्या है। ठीक है, देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कौन सा, चचनामा। ठीक है, अब ये चचनामा के लेखक कौन है, अज्ञात है, पता नहीं है कौन लिखा। ठीक है, भाषा क्या थी, फारसी। और विवरण क्या मिलता है, यानी कि क्या बातें हैं उसमें, तो अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तहकीक ए हिंद। लेखक कौन है आपके, अलबरूनी। भाषा क्या है, अरबी। और विवरण क्या मिलता है, तो 1017 से लेकर के 1030 के बीच का इतिहास पता चलता है, यानी कि 1017 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में पता चलता है कि क्या क्या चीजें थी उस समय। ठीक है, फिर उसके बाद जो है तारीख ए फिरोज शाही। लिखा कौन है, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक, भाषा कौन थी, अरबी। ये जितनी चीजें मैं बता रही हूं ना, ये ऐसे ही एग्जाम में आता है ना, टू डी पॉइंट आता है। और या तो मैचिंग में आ जाएगा, या पूछ लेगा कि इस बुक को जो है किस भाषा में लिखा गया है, या पूछ लेगा लेखक कौन है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, इससे फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इसको अच्छे से आप पढ़ जाइए। ठीक है, अब इसके बाद जो है विवरण क्या है इसमें, तो विवरण में कहता है कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, जियाउद्दीन बर्नी कट्टर रूढ़ीवादी मुसलमान इतिहासकार था। यह मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना करता है और फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा करता है। क्यों, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो है बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा वगैरह था, तो भाई इनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा उससे, इसलिए इनकी बड़ाई कर दिए थे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फतवा ए जहां तारीख। ठीक है, अब ये कौन लिखा है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने। किस भाषा में, अरबी भाषा में। और इसमें जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को एक आदर्श मुसलमान कहा है। ठीक है, और इसमें फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन व राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद है तारीख ए फिरोज शाही। लेखक कौन है, शम्स ए सिराज ने इसे लिखा है। ठीक है, भाषा कौन सी है, अरबी। विवरण क्या मिलता है इसमें, तो फिरोज शाह तुगलक को लोक कल्याणकारी कार्यों की इसमें चर्चा की गई। ठीक है, कि जो भी उसने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया था, जैसे कि जो है हॉस्पिटल बनाना हो, ठीक है,
तो बहुत सारी चीजें किया था, ये नहर वगैरह खुदवाया था, है ना। सिंचाई के लिए जो है उचित व्यवस्था दी थी लोगों को, ठीक है। और इस समय जो है दासों, सबसे ज्यादा इसी के समय जो है दासों को रखा गया था, ठीक। तो बहुत सारी चीजें थी। अब क्या कह रहा है, फुतुहात ए जहांदारी, इसके लेखक कौन है, तो खुद फिरोज शाह तुगलक हैं। किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में। और यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है। चलिए, अब है तारीख ए यामिनी, लिखा कौन है, उत्तबी। भाषा क्या है आपकी, तो इसमें अरबी भाषा का यूज किया गया है। और इस पुस्तक में मोहम्मद गजनबी के इतिहास का वर्णन किया गया है, ठीक है। और उत्बी जो है मोहम्मद गजनबी का क्या था, दरबारी था, ठीक है, तभी तो उसके बारे में लिखा है। अब है शाहनामा, कौन लिखा है, फिरदौसी। भाषा क्या है, अरबी। और फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, पूर्व का होमर, ठीक है। और यह मोहम्मद गजनबी की जीवनी है, कौन है, शाहनामा है, ठीक है। चलिए, अब तारीख ए मसूदी, ये क्या है, तो कौन लिखा ये बुक, बैहाकी ने। किस भाषा में, अरबी भाषा में, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस टाइम की जो भी किताबें हैं मैक्सिमम क्या है, अरबी भाषा में ही है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, बैहाकी महमूद गजनबी का दरबारी कवि था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे तारीख ए मुबारक शाही, लेखक कौन है, याहिया बिन सरहिंदी। यह पुस्तक सैयद वंश के शासक मुबारक शाह की जीवनी है, ठीक है। किसकी, सैयद वंश के शासक मुबारक शाह की जीवनी। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रेहला के बारे में। और रेहला किसने लिखा है, इब्न बतूता ने लिखा है, ठीक है। ये तो पता ही है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, अगर आप पहले से पढ़े रखे हैं इतिहास एक दो बार तो आपको ध्यान तो होगा, है ना। भाषा क्या है इसकी, अरबी। इब्न बतूता को मोरक्को का निवासी था, ठीक है। कहाँ का निवासी था, मोरक्को से आया था, ठीक है। और यह पुस्तक इब्न बतूता की यात्रा वृतांत है, यानी कि वो जहां जहां गया था उस बारे में वो लिखा था। और इसमें दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था का वर्णन, ठीक है। किसकी, डाक व्यवस्था की, ठीक। अब है मालू फजात ए तिमूरी, कौन सी भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में। यह तैमूर लंग की आत्मकथा है, ठीक है। किसकी, तैमूर लंग की। तिमूरी से याद रखिएगा, तैमूर लंग का है, ठीक है। अब क्या है, तारीख सलातीन ए अफगान, लिखा कौन है, अहमद यादगार। और यह पुस्तक इब्राहिम लोदी से लेकर के कब तक का, हेमू की मृत्यु तक के इतिहास को क्या किया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है। क्लियर। अभी हम लोग वापस से एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अल बरूनी के बारे में, ठीक है। ऐसे ही दिखता था ये, ऐसे, ठीक है, अल बरूनी, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से इसको ध्यान रखिए इसके बारे में, इसलिए मैंने अलग से एक जगह रख दिया है ताकि आप लोग अच्छे से जान सकें, ठीक है। बताइएगा कि ये पीडीएफ और मेरा प्रयास कैसा लगता है आप, ठीक है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, पता चलता है, तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। हाँ, फायदा मेरा होगा कि मुझे पता चलेगा कि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। वीडियो को लाइक भी किया करिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए, अब क्या कह रहा है, जन्म इसका सबसे पहले तो कहाँ का था, ख्वारिज्म मध्य एशिया का, ठीक। मोहम्मद गजनबी को यह युद्ध बंदी के रूप में मिला था, ठीक है, यानी कि कहीं से इसको जीता था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और मोहम्मद गजनबी ने इसे मुक्त करके दरबारी बना लिया, ठीक। इसके बाद यह गजनबी के दरबार में राज ज्योतिषी भी बना, ठीक। आगे क्या कह रहा है, यह मोहम्मद गजनबी के साथ क्या किया था, महमूद गजनबी के साथ भारत आया। यह पहला मुस्लिम विद्वान था जिसने वेद और पुराण का अध्ययन किया था,
ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था, सबसे पहले वेद और पुराण को पढ़ा था। ठीक, आगे क्या है कि भारतीय ब्राह्मणों ने अलबरूनी को विद्यासागर कहा है। ठीक है, क्या कहा है, विद्यासागर। अब इसकी एक किताब है, किताब उल हिंद, जो कि पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसकी ये पुस्तक। ठीक है, तो किताब उल हिंद को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। ठीक है, और इस बुक में कितने अध्याय हैं, 80 अध्याय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किताब उल हिंद किसकी रचना है, अलबरूनी की रचना है। ठीक, आगे क्या है, अलबरूनी ने भारत में योग दर्शन और सांख्य दर्शन का भी अध्ययन किया था। ठीक है, और यह एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था। ठीक, तभी तो ये जो है वेद वगैरह पढ़ रहा है, पुराण पढ़ रहा है ना, और यहाँ के जो है योग दर्शन और सांख्य दर्शन को पढ़ रहा है। ठीक है, तो हमेशा विद्वान लोग जो होते हैं वो धर्म धर्म नहीं खेलते हैं, वो हमेशा सबको एक समान मानते हैं। ठीक है, ये उनकी खासियत होती है, क्योंकि ज्ञान जो है व्यक्ति को सभ्य बनाता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अलबरूनी ने वाराणसी, उज्जैन, नालंदा, तक्षशिला और कश्मीर जैसे प्रमुख शिक्षा केंद्रों का भी वर्णन किया है। ठीक है, यानी कि भारत की बहुत सारी बड़ाइयां किया है कि भारत में किस किस जगह पे, वाराणसी में, उज्जैन में, नालंदा में, तक्षशिला में और कश्मीर जैसे प्रमुख शिक्षा केंद्रों में का वर्णन किया है वो, कि ऐसे ऐसे शिक्षा केंद्र थे इन इन जगहों पे। ठीक है, यही रीजन है कि पहले विदेशी आते थे भारत में पढ़ने, और उसके बाद यहाँ की सभ्यता ऐसा विनाश की कि अब लोग जो है वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और सोचते हैं कि वही असली मॉडर्नाइजेशन, पर ऐसा नहीं है। ठीक है? वो दूसरे ही डिबेट का विषय है, तो उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग बस अपने सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, इसने हिंदुओं की आलोचना करते हुए उनको संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति बताया। अब पता नहीं उसको ऐसा लगा होगा, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जो शिक्षित वर्ग थे वो एकेश्वरवादी थे और अशिक्षित कौन थे, बहुदेववादी थे। इसलिए उसको ऐसा लगा होगा कि वो पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं होता, इस वजह से शायद वो ऐसा था, है ना। तो इस वजह से भाई अब लोगों की अपनी मान्यताएं हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि किसी के ऊपर थोपा गया है धर्म को, जिसको जो अच्छा लगता है वो मानता है। तो कुछ एक ईश्वर को मानते हैं, कुछ सबको मानते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि एक ईश्वरवादी भी कुछ लोग थे और बहुदेववादी भी थे। तो वो जिन लोगों से मिला होगा कुछ अपने हिसाब से अनुमान लगाया होगा ये आदमी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसने सबसे प्रिय धर्म वैष्णव धर्म को बताया। ठीक है, यानी कि सबसे प्रिय धर्म क्या था उस समय, वैष्णव धर्म। ठीक, और भारतीय मंदिरों व स्थापत्य की प्रशंसा की है कि इतने सुंदर सुंदर मंदिर थे, इतने सुंदर सुंदर तरीके से बनाए गए। ठीक है, चल अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, क्या कि जन्म कहाँ हुआ था इनका, पटियाला एटा उत्तर प्रदेश में। कब, 1253 ईस्वी में। उपनाम क्या है इनका, तूती ए हिंद। ठीक है, तरकुल्लाह, यह नाम निजामुद्दीन उद्दौलिया ने इनको दिया था। ठीक है, निजामुद्दीन दौलिया ने दिया था। ठीक, इनको ये नाम। अब क्या है, निजामुद्दौलिया ये कौन थे, इनके शिष्य थे, यानी कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन थे, अमीर खुसरो थे। ठीक, ये हिंदी खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं। कौन, अमीर खुसरो। ठीक है, और तबला व सितार के आविष्कारक भी माने जाते हैं ये। और यह एक कवि, विद्वान, संगीतज्ञ और सूफी संत भी। ठीक है, मतलब बहुत सारी खूबियां थी इनके। और इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी मुहावरों का प्रयोग किया। ठीक है, किसका, हिंदी मुहावरों का। आगे क्या कह रहा है, इन्होंने फारसी कविताओं का भारतीयकरण किया था। ठीक है, क्या किया था, भारतीयकरण। ठीक है, अब इनकी कुछ पुस्तकें हैं, कौन कौन सी, किरान उल सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, आशिकी, नूर सिपीर और तुगलक नामा। ठीक है,
जिसमें से आपका ये जो 3 है नीचे वाला, आशिकी, नूर सिपीर और तुगलकनामा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है ना। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म। अब हम लोग जल्दी से वापस से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं गुप्तोत्तर काल में, कि पुष्यभूति वंश को देखे हम लोग, ठीक। अब पुष्यभूति वंश की राजधानी कौन, थानेश्वर। संस्थापक कौन है, प्रभाकर देव, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रभाकर वर्धन, ठीक। फिर इनके 2 बेटे थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी एक बेटी राजश्री थी। और राजश्री को क्या किया, इनके पति को मार करके जो शासक था वो क्या किया, बंधक बनाया, और इनकी बेटी को बंधक बना करके इनके पति को मार दिया। अब हर्षवर्धन के भाई भी जो है अपनी बहन को छुड़ाते छुड़ाते, ये कहिए कि उसके राजवंश को बचाते बचाते क्या हुए, मृत्यु हो गई उनकी। अब इसके बाद कौन आए, हर्षवर्धन। बहुत ही विषम परिस्थितियों में बेचारे क्या बने, राजा बने। इनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां थी कि वो बंगाल का शासक शशांक को मारे, उसे हरा करके क्या करे, अपनी बहन को छुड़ाए, ठीक। और सिचुएशन खराब थी क्योंकि पिता भी नहीं थे, भाई भी नहीं था, और ये 16 वर्ष की आयु थी उनकी बस, ठीक है। और हूणों के आक्रमण का खतरा भी था इनके ऊपर, है ना। तो बहुत सारी सिचुएशन थे। बाद में बहन को इन्होंने बचाया, और उसके बाद इनकी बहन की शादी मौखरी वंश में हुई थी। तो मौखरी वंश खुद से आग्रह किया, तो इन्होंने क्या किया, उसको अपने राज्य में मिला लिया और कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं कि हर्षवर्धन क्या करता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता है। और चीनी यात्री हेन सांग जो है वो इसी के समय आया था, ठीक है, हर्षवर्धन के समय। अब हर्षवर्धन क्या था, महान विद्वान था, और इसने 3 नाटकें लिखी हैं। कौन कौन सा, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ठीक है। अब बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और इन्होंने भी क्या किया है, 2 पुस्तक लिखा है, ना कादम्बरी और हर्ष चरित्र, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे हेनसांग के बारे में। तो इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और ये भारत में कब तक रहा, 16 साल तक। और इसके यात्रा वृतांत कहाँ है, सीयूकी में, ठीक है, जो कि इसके ही किसी फ्रेंड ने यानी मित्र ने, विहील ने क्या किया है, लिखी है। अब हम लोग देखेंगे मौखरी वंश। तो मौखरी वंश के राजा कौन कौन थे, तो ईशान वर्मा, फिर है स्वर वर्मा, फिर है अवंती वर्मा, और फिर है लास्ट ग्रह वर्मा। और इसी ग्रह वर्मा के समय ही जो है बहुत अच्छे से राज्य विस्तार हुआ, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखें, सीधा हम लोग आते हैं मध्यकालीन भारत पे, जिसमें हम लोग केवल एक मध्यकालीन भारत का स्ट्रक्चर देखे हैं अच्छे तरीके से, ठीक, कि हम लोग किस तरीके से मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूरे मध्यकाल देखें, यानी मध्यकाल के पहले का समय, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल साम्राज्य और सूर साम्राज्य, ठीक। इसमें हम लोग क्या देखें कि जो पूर्व का काल था उसमें अरबियों का आक्रमण और तुर्की का आक्रमण, यानी कि जो असली मध्यकाल जो है यहीं से शुरू होता है। उसके बाद गुलाम माफ कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन आता है, तो गुलाम वंश आते हैं, खिलजी वंश आते हैं, तुगलक वंश, शयद वंश और लोदी वंश, ठीक। और मुगल काल में कौन, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके थे, इसको अच्छी तरीके से अपने नोट्स में बना लीजिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखें भाई, पूर्व मध्यकाल, जिसमें हम लोग सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत देखें, ठीक है, किताबें देखें हम लोग, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सबसे पहले आया आपका चचनामा, जो कि लेखक का अता पता नहीं है, और लिखा किस भाषा में गया था, फारसी भाषा में, ठीक। उसके बाद तहकीक ए हिंद है, कौन लिखा, अलबरूनी, भाषा क्या, अरबी। फिर तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी ने, भाषा क्या, अरबी। उसके बाद हम लोग क्या देखें, फतवा ए जहांदारी,
लेखक कौन? जियाउद्दीन बर्नी। भाषा क्या? अरबी। उसके बाद हम लोग क्या देखें, तारीख ए फिरोज शाही, लेखक कौन है? शम्स ए सिराज। भाषा अरबी। फुतुहात ए फिरोज शाही, लिखा कौन? फिरोज शाह तुगलक खुद, और अरबी भाषा में इसको लिखा गया है। और ये पहली ऑटोबायोग्राफी थी कब की? दिल्ली सल्तनत की। इसके बाद है तारीख ए यामिनी, कौन लिखा? उत्तरी। भाषा अरबी। ठीक है। फिर है शाहनामा, कौन लिखा? फिरदौसी। भाषा अरबी। उसके बाद देखें हम लोग तारीख ए मसूदी, कौन लिखा? बैहाकी। भाषा अरबी। उसके बाद हम लोग देखें तारीख ए मुबारक शाही, कौन लिखा है? याहिया बिन सरहिंदी लिखे हैं। उसके बाद हम लोग देखें रहला, कौन लिखा है? इब्न बतूता ने लिखा है। ठीक। और भाषा क्या थी? अरबी। कहाँ से आया था ये? मोरक्को का निवासी था। ठीक है। और दिल्ली में डाक व्यवस्था का वर्णन भी इसी की किताब से मिलता है। फिर हम लोग देखें मालू फजात ए तिमूरी, इसमें बताया किसके बाद? तैमूर लंग की आत्मकथा है। किस भाषा में? तुर्की भाषा। ठीक है। त से तिमूरी, त से तुर्की, त से तैमूर लंग। ठीक है। ये याद करने का तरीका होता है, इस तरीके से याद करेंगे, याद हो जाएगा। फिर है तारीख सलातीन ए अफगान, कौन लिखा है? अहमद यायागार। ठीक है। क्लियर। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या देखें, अलबरूनी। जन्म कहाँ हुआ है? ख्वारिज्म में। ये कैसे मिला था मोहम्मद बिन तुगलक को? तो युद्ध में बंदी में मिला था और बाद में उसको दरबारी बनाया। फिर इसको जो है क्या किया, भारत लेकर आया अपने साथ। भारत में आकर के ये क्या किए, तो ये विद्वान था इसलिए इसने क्या किया, वेद पुराण को पढ़ा भारत में आकर के। और इसने एक पुस्तक लिखी जो कि किताबुल हिंद इसको कहा जाता है, इसकी पुस्तक को। इसने और क्या किया, तो योग दर्शन और सांख्य दर्शन को भी पढ़ा और इसको धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि इसने और क्या बताया, तो सबसे प्रिय धर्म क्या बताया? वैष्णव धर्म बताया। और मंदिरों और स्थापत्य कला की प्रशंसा किया है भारत के। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, अमीर खुसरो के बारे में। ये कहाँ के थे? पटियाला एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान था। ठीक है। इनको तूती ए हिंद भी कहा जाता है। जो इसके बाद क्या हुआ कि निजामुद्दीन औलिया कौन थे इनके? ये इनके शिष्य थे। ठीक है। यानी कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है। खड़ी बोली का जनक भी इनको कहा जाता है। तबला सितार के आविष्कारक थे ये एक विद्वान थे, संगीतज्ञ थे, सूफी संत थे। कई सारे जो है मुहावरों का रचना किए हैं ये हिंदी माध्यम में, मतलब हिंदी में। और फारसी कविताओं को का भारतीयकरण भी इन्होंने किया है। इनकी किताबें कौन कौन सी हैं, तो किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, आशिकी, नूर सिपीर और तुगलक नामा। ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।